नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल TW न्यूज में। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल TW न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज का मुख्य समाचार जानते हैं। भारत के साथ अपने आर्थिक रिश्ते बढ़ाते हुए ताइवान ने मुंबई में अपना नया आर्थिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है। ताइवान का भारत में यह तीसरा कार्यालय है। दिल्ली और चेन्नई में पहले से ही ताइवान के ऐसे कार्यालय मौजूद है। इसे ताइवान के कूटनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। ताइवान और भारत के बीच राजनयिक संबंध नहीं है क्योंकि भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी मानता है। इसलिए ताइवान ने भारत में व्यापार करने के लिए ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर खोला है। दूतावास न होने की सूरत में ये सेंटर ही ताइवान के दूतावास की तरह काम करते हैं। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। ताइवान को दुनिया का कोई भी देश स्वतंत्र देश के तौर पर देखने की कोशिश करता है तो चीन उसे बर्दाश्त नहीं करता है। कहा जाता है कि अब तक दिल्ली में ताइवान का दफ्तर दूतावास की तरह काम करता रहा है और चेन्नई का दफ्तर वाणिज्य दूतावास की तरह काम करता रहा है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा, हाल के सालों में चीन गणराज्य, ताइवान और भारत के बीच आर्थिक मोर्चे, व्यापार, विज्ञान तकनीक, सप्लाई चेन, शिक्षा, संस्कृति और पारंपरिक औषधि सहित कई क्षेत्रों में सहयोग काफी बढ़ा है। मुंबई में सेंटर खोलने की वजह को बताते हुए ताइवान ने कहा है, साल 2022 में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इस साल भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। दुनिया भर के देशों के लिए भारत निवेश का बड़ा ठिकाना बन चुका है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है और देश की वित्तीय राजधानी भी है। यहाँ बड़ा बंदरगाह भी है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने अपना वाणिज्य दूतावास मुंबई में बनाया है। कूटनीतिक रिश्ते न होने के बावजूद ताइवान ने दिल्ली में 1995 में पहला ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर खोला और ताइवान में इंडिया ताइपेई एसोसिएशन की शुरुआत हुई। साल 2012 में दूसरा सेंटर चेन्नई में खोला गया और इसके बाद दक्षिण भारत में ताइवान का निवेश बढ़ा। चेन्नई में ट्रेड दफ्तर खोलने के बाद से ही मुंबई में भी दफ्तर खोलने को लेकर बातचीत चल रही थी। बयान में कहा गया है कि ये दफ्तर व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ ताइवान के लिए वीजा देने और भारत में रह रहे ताइवान के लोगों या ताइवान जा रहे भारतीय लोगों की भी मदद करने का काम करेगा। भारत चीन के बीच साल 2020 से पहले जो रिश्ते थे और आज जो हालात हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। साल 2018 और साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक मुलाकात वुहान और महाबलीपुरम में हुई थी। इन बैठक में दोनों नेताओं के बीच खुलकर बातचीत हुई और इसे लेकर दोनों देशों ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था। लेकिन साल 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प से रिश्तों में आ रही गर्मजोशी पर विराम लग गया। भारत और चीन के बीच संबंधों में अब भी तनाव है और सरहद पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। ऐसे वक्त में भारत में ताइवान की बढ़ती मौजूदगी और भारत का इस मौजूदगी को स्वीकार करना काफी मायने रखता है। भारत और ताइवान के बीच बढ़ते सहयोग को चीन कैसे देख रहा है? दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में चीन के मामलों के विशेषज्ञ डॉ फैसल अहमद कहते हैं, ताइवान के संदर्भ में भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानता है। ऐसे में अगर यहाँ ताइवान व्यापार बढ़ाता है तो इससे चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन खुद भी ताइवान के साथ व्यापार करता है। ऐसे में उसे ताइवान के किसी देश से व्यापार सहयोग बढ़ाने से परहेज क्यों होगा? ताइवान ऐसे ही ट्रेड ऑफिस दुनिया के कई देशों में खोल चुका है और ये उन देशों में ताइवान के दूतावास की तरह काम करते हैं। आज अगर किसी को ताइवान जाना है तो ये इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर ही वीजा जारी करता है। ताइवान आर्थिक रूप से स्वतंत्र देश है और वो अपनी आर्थिक क्षमता को मजबूत करने के लिए ऐसे कदम उठाता रहा है। ऐसे में एक और ट्रेड ऑफिस खुलने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। अहमद कहते हैं कि सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच जो विवाद है, उस पर चीन और भारत सैन्य स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। कई दौर की बातचीत दोनों देशों के बीच हो चुकी है। भारत ने अब तक चीन को लेकर ना तो बहुत बदलाव अपनी नीतियों में किया है और ना ही आगे करने वाला है। चीन को लेकर भारत धीमी और सधी रणनीति अपनाता है और वो ऐसा ही कर रहा है। इस साल अप्रैल में कार्नेगी इंडिया में लिखे गए एक लेख में भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने भारत ताइवान के रिश्तों को लेकर लिखा था,
ताइवान स्ट्रेट को लेकर भारत अपनी नीतियों में काफी सतर्क रहता है। ताइवान में किसी भी तरह का संघर्ष या गंभीर तनाव भारत के व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। डॉ. अहमद भी इसी बात को दोहराते हैं और कहते हैं कि भारत व्यापार के मामले में चीन पर बहुत निर्भर है। ऐसे में वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे उसे बड़ा नुकसान हो जाए। ताइवान का ये ऐलान भी कोई नया कदम नहीं है। साल 2016 में ताइवान की साई इंग वेन सरकार नई साउथ बाउंड पॉलिसी लेकर आई। इसका उद्देश्य ताइवान का दक्षिण एशियाई देशों, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ साझेदारी बढ़ाना और आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करना है। दरअसल ताइवान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को खारिज करता है और अपनी अर्थव्यवस्था को अपनी शर्तों पर विकसित करने के लिए उसने अपनी नीति बनाई। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक लेख में कहा गया है, ताइवान की नई साउथ बाउंड नीति का मकसद दक्षिण पूर्व एशिया के बजाय दक्षिण एशिया और विशेष रूप से भारत के साथ ताइवान के संबंधों को विकसित करना है। ऐसा माना जाता है कि आसियान देशों के साथ ताइवान का आर्थिक और व्यापारिक आदान प्रदान उस स्तर तक पहुंचने वाला है कि अब उसमें और अधिक बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं बची है। इसलिए अब ताइवान की विदेश और आर्थिक नीति का रुख भारत की ओर होगा। ताइवान की नई साउथ बाउंड नीति के प्रमुख समर्थकों में से एक और न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी ऑफिस के पूर्व निदेशक और ताइवान फॉरेन ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष जेम्स CF हुआंग का दावा है कि भारतीय बाजार में वह सब कुछ है जो अगले 20 सालों में ताइवान के उद्योगों के विकास के लिए जरूरी है। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन एप्पल की सबसे बड़ी सप्लायर है। इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेन्नई में है। कर्नाटक में कंपनी एक और ऐसी ही यूनिट खोलने की योजना बना रही है और उम्मीद है कि अगले साल अप्रैल में यह खुल जाएगी। भारत और ताइवान के बीच साल 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक लगभग $7 अरब का व्यापार है। यह व्यापार इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनों के उपकरणों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। यह आंकड़ा दोनों देशों के कुल विदेशी व्यापार का छोटा सा हिस्सा है। यह ताइवान के कुल विदेशी व्यापार का मात्र 0.9% है और भारत का 0.8% है। ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने की काफी गुंजाइश है। ताइवान भारत में निवेश करने वाले कुल 116 देशों में से 32वें नंबर पर है। ताइवान की सबसे बड़ी ताकत है उसका सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के सामान और मशीनरी, जो उसे तकनीक की दुनिया में काफी महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार बनाता है। खासकर सेमीकंडक्टर, जो किसी भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मस्तिष्क कहलाता है। दुनिया भर में $3 खरब का इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार है और इसमें $500 से $600 अरब का बाजार सेमीकंडक्टर का है। सेमीकंडक्टर के कुल वैश्विक बाजार के 65% हिस्से का उत्पादन अकेले ताइवान करता है। भारत अगर तकनीक की दुनिया में लंबी छलांग लगाना चाहता है तो इसके लिए ताइवान के साथ व्यापार बढ़ाना बेहतर साबित हो सकता है। चीन जब भी किसी देश के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करता है तो उसकी सबसे अहम शर्त होती है वन चाइना पॉलिसी, यानी जो देश चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करेंगे वो ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दे सकते, बल्कि उसे चीन का हिस्सा मानेंगे। चीन का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और चीन की एक ही सरकार है जो उसकी मेनलैंड में है।